सोचिए, हमारे आसपास की ये जो दुनिया है, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस, ये सब आपस में जुड़ा कैसे है? मतलब वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा गोंद है जो छोटे छोटे परमाणुओं को एक साथ जोड़कर वो सब कुछ बनाता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आज हम इसी इसी सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को ना एक जासूसी कहानी की तरह देखते हैं। मान लीजिए कि हम सब जासूस हैं और हमारे सामने है पदार्थ का एक बहुत बड़ा रहस्य। और देखिए, किसी भी अच्छे जासूस की तरह केस को क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सही सवाल पूछने होते हैं। तो जवाब तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों से जूझना होगा। तो सवाल नंबर 1, ये अकेलेपन का मामला क्या है? मतलब नोबल गैसों को अगर छोड़ दे तो प्रकृति में कोई भी तत्व अकेला एक आजाद परमाणु के तौर पर क्यों नहीं मिलता? दूसरा सवाल, ये जुड़ने की इतनी बेचैनी क्यों है? परमाणु आखिर एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों हैं? तीसरा सवाल, ये पार्टनरशिप के नियम क्या हैं? मतलब ऐसा क्यों है कि कुछ परमाणु ही एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कोई भी किसी के साथ क्यों नहीं जुड़ जाता? और आखिरी सवाल, ये बनावट का क्या राज है? जब अणु बनते हैं तो उनका एक खास आकार ही क्यों होता है? अब इन सारे सवालों का जवाब एक ही मजबूत कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है रासायनिक बंधन। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। परमाणु ये बंधन बनाते ही क्यों हैं? देखिए, इस रहस्य के पीछे का जो क्यों है ना, वो किसी मुश्किल कोड में नहीं छिपा है, बल्कि वो प्रकृति के एक बहुत ही सीधे साधे एक यूनिवर्सल नियम में है। और वो नियम है स्थिरता की तलाश। कुदरत का उसूल है कि वो हमेशा सबसे कम एनर्जी वाला रास्ता चुनती है। क्यों? क्योंकि जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। इसको ना एक सीसॉ की तरह सोचकर देखिए। एक तरफ हैं आजाद परमाणु जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, एकदम अस्थिर, बेचैन। ये ऐसा है जैसे सीसॉ का एक सिरा हवा में ऊपर उठा हुआ है, बिल्कुल अनबैलेंस्ड। और दूसरी तरफ जब यही परमाणु आपस में बंध जाते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। वो एकदम शांत और व्यवस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीसॉ एकदम बैलेंस हो गया हो। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, रासायनिक बंधन बनाना परमाणुओं के लिए अपनी एनर्जी घटाने और सुकून यानी स्थिरता पाने का एक जरिया है। अब देखिए, हर अच्छी जासूसी कहानी में एक बड़ा सुराग होता है ना? एक ऐसा क्लू जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। हमारे इस केस में भी एक ऐसा ही सुराग है, और मजे की बात यह है कि वो हमारी आंखों के ठीक सामने पीरियोडिक टेबल में ही छिपा हुआ है। और ये सुराग है नोबल गैसों का बड़ा ही अजीब और अनोखा बर्ताव, जो उन्हें बाकी सारे तत्वों से एकदम अलग खड़ा कर देता है। चलिए इन 3 खास बातों को एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो ये कि नोबल गैसें ही इकलौते ऐसे तत्व हैं जो कुदरत में अकेले आजाद घूमते मिलते हैं। दूसरी बात, ये कमाल के आलसी होते हैं, मतलब बेहद अक्रिय। ये किसी से जल्दी कोई लेना देना नहीं रखते, कोई रिएक्शन नहीं करते। और तीसरी और सबसे सबसे जरूरी बात, इनकी इलेक्ट्रॉनिक बनावट, इनका आर्किटेक्चर एकदम परफेक्ट होता है। हीलियम को अगर छोड़ दें तो इन सब के बाहरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को ऑक्टेट या अष्टक कहते हैं, और यही है स्टेबिलिटी का मैजिक नंबर। तो यहाँ से हमारी थियरी, हमारी परिकल्पना क्या बनती है? यही कि अगर नोबल गैसें अपने इस खास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से इतनी स्टेबल हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी सारे परमाणु भी ठीक वैसा ही बनने के लिए, उसी परफेक्ट स्टेट को पाने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हों? यही उनका उनका अल्टीमेट गोल है। तो सवाल ये उठता है कि इस कोड को क्रैक किसने किया? साल था 1916, जब 2 साइंटिस्ट ने एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हुए एक ही टाइम पर इस गुत्थी को सुलझा लिया। ये थे जीएन लुइस और वॉल्टर कोसेल। कमाल की बात यह है कि दोनों ने ही नोबल गैसों की स्टेबिलिटी को अपनी थ्योरी का बेस बनाया, लेकिन दोनों ने इस प्रॉब्लम को एकदम अलग-अलग एंगल से देखा। लुइस ने एक-एक परमाणु की बनावट, उसकी ज्योमेट्री पर फोकस किया, जबकि कोसेल ने पूरी पीरियोडिक टेबल के बड़े-बड़े पैटर्न्स पर नजर डाली। लुइस का आइडिया तो सच में मतलब रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने सोचा कि एटम एक क्यूब, एक घन जैसा है। सोचिए, उस क्यूब के ठीक सेंटर में है कर्नल यानी न्यूक्लियस, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और जो बाहरी सबसे जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उस क्यूब के 8 कोनों पर बैठे हैं। अब इस मॉडल के हिसाब से सोचें तो एक स्टेबल नोबल गैस एटम क्या हुआ? एक परफेक्ट क्यूब जिसके 8 कोने भरे हुए हैं, एक एकदम मुकम्मल स्टेबल स्ट्रक्चर। अब देखिए,
इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल बनाने के लिए लुईस ने लुईस सिंबल का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त पावरफुल तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को डॉट्स या बिंदुओं के रूप में दिखाते हैं जो असल में बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं यानी कर्नेल, वो तो सेफ रहते हैं, वो रिएक्शन में शामिल नहीं होते। और इसी सोच से निकला वो मशहूर ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। मतलब परमाणु उस मैजिकल 8 इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते अपनाते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जहां एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे को दे ही देता है। और दूसरा रास्ता है शेयरिंग का, जिसमें 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स को आपस में साझा करते हैं, मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी लुईस की कहानी। अब जरा कोसेल के एंगल से इस रहस्य को देखते हैं। कोसेल ने क्या किया, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के 2 एकदम ऑपोजिट कोनों पर फोकस किया। एक तरफ है एल्कली मेटल्स जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए मरे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है हैलोजेंस जिन्हें स्टेबल होने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की तलाश है। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के ठीक बीच में कौन है? जी हाँ, हमारी स्टेबल नोबल गैसें। और यहीं से हमें आयनाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ आता है। देखिए, जब कोई नॉर्मल एटम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो वो एक नेगेटिव आयन बन जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दोनों ही सूरतों में जो नया आयन बनता है ना, वो एक स्टेबल नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। मतलब दोनों का मकसद ही एक है, स्टेबिलिटी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का ये पूरा ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन। अब इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच जो जबरदस्त अट्रैक्शन फोर्स, जो खिंचाव पैदा होता है, बस उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या ज्यादा कॉमन भाषा में आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। थियरी तो समझ आ गई, पर ये असल में होता कैसे है? चलिए अब 2 एकदम साफ सुथरे एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर काम कैसे करता है। सबसे पहले लेते हैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल, हमारा खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड। अब कहानी क्या है? सोडियम के पास अपने बाहरी शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और उधर क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ठीक 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होता क्या है, सोडियम बड़े आराम से अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और नतीजा सोडियम बन गया पॉजिटिव आयन Na+, क्लोरीन बन गया नेगेटिव आयन Cl-, और कमाल देखिए, दोनों ने ही एक स्टेबल नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया। अब ये वाला एग्जाम्पल हमें और भी अच्छे से समझाता है कि कभी-कभी बैलेंस बनाने के लिए एक से ज़्यादा पार्टनर लगते हैं। यहाँ मामला है कैल्शियम फ्लोराइड का। देखिए, कैल्शियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन फ्लोरीन एक बार में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब क्या करें? सोल्यूशन सिंपल है। एक कैल्शियम एटम 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ डील करता है। वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को, और इस तरह एक साथ तीनों के तीनों एटम स्टेबल हो जाते हैं। तो अब तक हमने लुईस और कोसेल दोनों के अलग अलग नजरियों को समझा। चलिए अब इन दोनों को साथ में रखकर पूरी पिक्चर को देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ये दोनों जासूस अलग अलग सुरागों पर काम कर रहे थे। लुईस देख रहे थे एटम की अंदरूनी बनावट, उसकी ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। वहीं कोसेल का ध्यान था पूरी पीरियोडिक टेबल के बड़े पैटर्न और आयंस कैसे बनते हैं इस पर। तो हाँ, उनके रास्ते अलग थे, उनके मॉडल अलग थे, लेकिन दोनों पहुंचे एक ही मंजिल पर, एक ही सच पर, कि एटम आपस में जुड़ते सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो नोबल गैस जैसा परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पा सकें और पूरे सिस्टम को स्टेबल बना सकें। तो आखिर में हम पूरी कहानी को ऐसे समझ सकते हैं। लुईस ने हमें दिया ब्लूप्रिंट, यानी इलेक्ट्रॉनों का वो एकदम सटीक नक्शा, और कोसेल ने हमें दिया इंजन, यानी वो जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आयंस को साथ खींचता है। और ये ब्लूप्रिंट और इंजन दोनों मिलकर स्टेबिलिटी के उसे महान नियम को फॉलो करते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाता है। तो अगली बार जब टेबल पर नमक का एक छोटा सा दाना देखें ना, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड नहीं है, वो अव्यवस्था पर व्यवस्था की जीत का एक छोटा सा प्रतीक है। वो प्रकृति के सबसे गहरे नियमों का एक जीता जागता सबूत है। क्या ये सोचने में ही हैरत नहीं होती कि हमारे ब्रह्मांड की इतनी विशाल, इतनी खूबसूरत संरचना बस स्थिरता पाने के इस एक मामूली सी चाहत पर टिकी हुई है।